नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। आज हम लोग फरवरी में चौथा पार्ट देखेंगे और पूरी सीरीज का ये 11वां वीडियो है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जनवरी से लेकर और अब तक के करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन करने के लिए आप नियमित रूप से इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो क्रम से लगे हुए हैं, आप एक के बाद एक जो है वीडियोज़ को देखते रहिए। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा करंट अफेयर्स जनवरी से पूरे डिटेल में और उसके साथ में जो उससे रिलेटेड जीएस के फैक्ट हैं, जीके के फैक्ट्स हैं, वो भी इसमें आपको बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के दो मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है उसका डेमो पीडीएफ यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में, सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी पीडीएफ बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये पीडीएफ है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला फैक्ट देखते हैं। नए एम्स तथा मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में 2 नए एम्स और नए 9 मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। एम्स संस्थानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 1661 करोड़ रुपए है और इस प्रोजेक्ट को 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। एम्स भवन का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग के रूप में किया जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है टर्म ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग ऐसा भवन होता है, ऐसी बिल्डिंग होती है जो संसाधन दक्ष होती है और पर्यावरण हितैषी यानी इको फ्रेंडली होती है। अगला अपडेट, एयर इंडिया के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति। कौन बने हैं? राजीव बंसल। राजीव बंसल को एयर इंडिया का चेयरमैन व एमडी नियुक्त किया गया है। उन्हें दूसरी बार एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राजीव बंसल 1988 बैच के नागालैंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं।
वे केंद्रीय पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर रहे थे। वे एयर इंडिया के मौजूदा प्रमुख अश्वनी लोहानी के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम जो है बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। अगला अपडेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जिसको हम ICAI कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अतुल कुमार गुप्ता को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले 1920 के दौरान भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट के वे उपाध्यक्ष थे। उन्हें प्रफुल्ल छाजेड़ के स्थान पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और निरंजन जम्बूसरिया को 2020-21 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब इस संस्थान के बारे में जानते हैं। तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI का गठन 1 जुलाई 1949 को किया गया था। ICAI की स्थापना भारतीय संसद द्वारा पारित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? या एस सुप्तेषु जागृति। अगला अपडेट, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI की घोषणा कौन करता है? RBI ने भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा को प्रभावी ढंग से आकलन और नियंत्रण के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की घोषणा की है। DPI बहुत सारे मानदंडों पर आधारित होगा और विभिन्न डिजिटल भुगतान तरीकों के प्रवेश और गहनता को सटीक रूप में प्रस्तुत करेगा। DPI को जुलाई 2020 से उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदला। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो भारत सरकार के नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज जी के नाम पर सुषमा स्वराज भवन व विदेश सेवा संस्थान करने का निर्णय लिया गया है। इसकी घोषणा विदेश मंत्रालय ने सुषमा स्वराज के जन्म दिवस के अवसर पर की। सुषमा स्वराज भारत की सबसे लोकप्रिय विदेश मंत्रियों में से एक थी। सुषमा स्वराज जी का जन्म 14 फरवरी 1952 को पंजाब में अंबाला में हुआ था। वे 13 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 के बीच दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री भी रहीं और वे 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत थीं। अगला अपडेट देखते हैं, मन कृष्णा अभियान कहाँ का अभियान है? इस तरह के जब क्षेत्रीय अभियान होते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है किस प्रदेश का अभियान है। तो आंध्र प्रदेश ने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकलने वाली नहरों की सफाई के लिए मन कृष्णा अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान की शुरुआत आंध्र प्रदेश के रामावारपड्डू पंचायत से की गई। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता से लेकर स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना और नहरों की सफाई करना है। अगला अपडेट देखते हैं, भारत के नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई है। तो केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अजय भूषण पांडे को देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। वर्तमान में वे राजस्व विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत थे और इस पद पर वे राजीव कुमार का स्थान लेंगे। अगला अपडेट, नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन में बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकना है। अगला अपडेट, भारतीय मूल के कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के वित्त मंत्री। तो ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री बन गए हैं। वे इन्फोसिस से फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। इससे पहले वे ट्रेजरी के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त थे। इनकी नियुक्ति पाकिस्तानी चांसलर साजिद जाविद के स्थान पर की गई है। अगला अपडेट, इसरो की नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई है। इसरो की नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के अध्यक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक G नारायणन बने हैं। इससे पहले इन्होंने पेरिस में भारतीय दूतावास में पहले सचिव अंतरिक्ष के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट अपडेट,
अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदला गया है और इसको किसके नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज की जयंती पर इसको सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया है। साल 2007 में तोड़ने के बाद अंबाला सिटी बस स्टैंड को 18 करोड़ रुपए की लागत से फिर बनाया गया है। नेक्स्ट अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। इसका उद्देश्य बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा कैंसर के गुणवत्तापूर्ण उपचार के लिए कार्य करना। और ये भी ध्यान रखिए कि जो विश्व कैंसर दिवस है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट, डैन डेविड पुरस्कार 2020 का किसने जीता है? भारत की गीता सेन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता सेन को वर्तमान लैंगिक समानता श्रेणी में ब्राज़ील की दोबोरा दिनीज के साथ यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। गीता सेन पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की निर्देशक हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, प्रजनन, स्वास्थ्य तथा निर्धनता उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य किया है। डैन डेविस पुरस्कार प्रत्येक वर्ष इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय में स्थित डैन डेविड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार का जो नाम है वो प्रसिद्ध परोपकारी तथा बिजनेसमैन डैन डेविड के नाम पर रखा गया है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD के 43वें सत्र का आयोजन हुआ। कहाँ पर? इटली की राजधानी रोम में जो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के 43वें सत्र का आयोजन किया गया और इस सेशन का जो थीम थी, जो विषय था वो था 2030 तक भूख को समाप्त करने के लिए सतत खाद्य प्रणालियों में निवेश। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना 1974 की विश्व खाद्य सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1977 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इटली, रोम में है। इस संस्था का उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना है। एक नया वायरस खोजा गया है जिसका नाम है यारा वायरस। कोरोना वायरस के बाद अब एक और वायरस ब्राज़ील में पाया गया है जिसका नाम यारा वायरस दिया गया है। ये इसका नाम ब्राज़ील की पौराणिक जलपरी जिसको मरमेड कहते हैं उसका नाम है यारा। तो यारा के नाम पर ही इसका नाम यारा वायरस रखा गया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि नए वायरस में 3 में ऐसे जीन मिले हैं जो इससे पहले किसी अन्य वायरस में नहीं देखे गए हैं। ब्राज़ील के फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ मिनास गैरेज से जुड़े शोधकर्ताओं ने बेलो होरिज़ोन्टे शहर की कृत्रिम झील के में एकल कोशिका वाले जीव अमीबा में इस वायरस को ढूंढा। यारा वायरस आकार और जीनोम दोनों में छोटा है। यह कोई बहुत विशाल वायरस नहीं है, लेकिन ये विशालकाय विषाणुओं की तरह अमीबा को संक्रमित करने में सक्षम है, लेकिन मानव कोशिकाओं को ये संक्रमित नहीं करता है। यही इसकी अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट, रेल पटरियों के ऊपर एक 5 स्टार होटल यानी 5 सितारा होटल स्थापित हुआ है जो कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर होगा और ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन होगा जहां रेल पटरियों के ऊपर एक 5 स्टार होटल बनेगा। लीला ग्रुप के द्वारा संचालित 5 स्टार होटल के दिसंबर 2020 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट अपडेट, योद्धा मोबाइल ऐप कहाँ का है ये? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा राजधानी कोच्चि में योद्धा मोबाइल ऐप की लॉन्च की गई जिसमें कोच्चि शहर की पुलिस को जो है इसको प्रेजेंट किया गया। इस ऐप के माध्यम से नागरिक पुलिस को नशीली दवाओं के सेवन और इसके बेचे जाने के बारे में सूचना दे सकेंगे और सूचना देने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अगला अपडेट, मुकेश अंबानी के बाद भारत में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी के बाद भारत में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति रिटेलर एवेन्यू सुपर मार्केट यानी डी मार्ट प्रोमोटर के संस्थापक राधा किशन दमानी, ये सेकंड नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट के शेयरों में 5% से अधिक की वृद्धि के बाद दमानी की कुल संपत्ति $17.8 बिलियन हो गई है, जिसने 16.5 बिलियन की कुल संपत्ति वाले HCL टेक के शिव नादर या शिव नाडर भी लिखा रहता है को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट अपडेट महत्वपूर्ण है, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी असम में किया गया और इसमें बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया गली बॉय को,
बेस्ट एक्टर चुना गया रणवीर सिंह गली बॉय के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इसमें चुनी गई आलिया भट्ट, वो भी गली बॉय के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर जो है जोया अख्तर को चुना गया गली बॉय के लिए। इस वर्ष गली बॉय ने फिल्म फेयर में 13 श्रेणियों में अवार्ड जीतकर ब्लैक फिल्म, जिसने 11 अवार्ड जीते थे, उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट, भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है। तो भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस 3 ज्योतिर्लिंगों को, काशी विश्वनाथ, ओंकारेश्वर जो कि इंदौर के पास है, और महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में, इन तीनों को आपस में जोड़ेगी। यह इंदौर वाराणसी के बीच चलाई जानी है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी कैंट स्टेशन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 3 दिन किया जाएगा। 2 दिन इस ट्रेन को सुल्तानपुर लखनऊ के रास्ते से और 1 दिन इसे प्रयागराज इलाहाबाद के रास्ते से चलाया जाएगा। वाराणसी से इंदौर के बीच यात्रियों को लेकर पहली बार काशी महाकाल एक्सप्रेस 20 फरवरी को रवाना हुई। काशी महाकाल एक्सप्रेस 18 कोच की ट्रेन होगी, जिसमें 15 कोच पूरी तरह से एसी कोच होंगे, वातानुकूलित होंगे। इसके अलावा इसमें पेंट्री कार और गार्ड का डिब्बा भी रहेगा। IRCTC ने इसके लिए बुकिंग शुरू कर दी थी। ट्रेन में डायनेमिक फेयर रहेगा, अर्थात 70% सीटें पैक होने के बाद प्रति सीट का किराया 10% बढ़ जाएगा और 90% से ज़्यादा सीट पैक होने के बाद किराया 20% बढ़ेगा। हर यात्री का 10 लाख रुपए तक का बीमा रहेगा और ट्रेन में केवल और केवल शाकाहारी यानी वेजिटेरियन मील ही परसा जाएगा। प्यार का पौधा अभियान कहाँ का है ये? तो प्यार का पौधा अभियान बिहार के पटना में पर्यावरण और वन विभाग द्वारा वैलेंटाइन डे से पहले शुरू किया गया। यह राज्य में पेड़ लगाने की प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। इसके अंतर्गत पर्यावरण विभाग ने लोगों से उपहार में प्यार का पौधा देने की अपील की है। अगला अपडेट देखते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 का जो आयोजन होना था उसको कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ पर होना था? बार्सिलोना में किया जाना था, जिसे कोरोना वायरस संकट के कारण रद्द कर दिया गया है। दूरसंचार कंपनियों के वैश्विक संगठन GSM एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। GSM एसोसिएशन साल 2006 से स्पेन के बार्सिलोना में इस कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। अगला अपडेट, कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह यानी 5 डे वीक। 5 डे वीक क्या होता है? जिसमें शनिवार और रविवार 2 दिन जो है ऑफिस बंद रहता है। तो महाराष्ट्र राज्य ने ये घोषणा की है। महाराष्ट्र राज्य ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की है। यह प्रणाली 29 फरवरी 2020 से लागू होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को हर महीने केवल दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश मिलता था। अगला अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस स्थान पर? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण वाराणसी में किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा के युवानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी थी। अगला अपडेट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। तो भारत के सुनील कुमार जो रेसलर हैं, उन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन के 87 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है? सुनील कुमार ने। सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में किर्गिस्तान के अजत सालिदिनोव को 5-0 से हराकर ये खिताब जीता। भारत को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 1993 के बाद पहली बार स्वर्ण पदक मिला है। महत्वपूर्ण तथ्य है ये। अगला अपडेट देखते हैं, मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट। महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ यानी IISS के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार विश्व स्तर पर रक्षा व्यय में भारत का 5वां स्थान है। तो पहला फैक्ट याद रखिए कि विश्व स्तर पर जो है 5वां स्थान है, लेकिन ये किसके अनुसार है? मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट को मिलिट्री बैलेंस शीर्षक से जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में
वैश्विक रक्षा व्यय यानी जितना ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ उसमें 4% की टोटल वृद्धि हुई है और ये पिछले 10 वर्षों में रक्षा व्यय में हुई सबसे अधिक वृद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान IISS एक ब्रिटिश अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स में IISS को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है और वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बेहतरीन रक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षा थिंक टैंक है ये। अगला अपडेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? विराट कोहली। विराट कोहली सबसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स को पूरा किया है। हाल ही में विराट कोहली ने डफ एंड फिलिप्स के एक अध्ययन के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष ब्रांड वैल्यूएशन सूची में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट अपडेट, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 4 साल के लिए एक खिलाड़ी को प्रतिबंधित किया गया है। वो कौन है? अमित दहिया, जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इनको राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है। अमित दहिया ने पिछले साल राष्ट्रीय भाला फेंक ओपन चैंपियनशिप के दौरान डोप नमूनों के लिए अपनी जगह किसी और को भेज दिया था और अमित दहिया को 16 जुलाई 2019 को अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया था। अगला अपडेट, मतदान के लिए यानी वोटिंग के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। भारत निर्वाचन आयोग ने IIT मद्रास के साथ मिलकर मतदान के लिए एक नई तकनीक का विकास किया है। इस नई तकनीक में मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर किसी भी अन्य राज्य या शहर होने पर भी मतदान कर सकेगा। अगला अपडेट देखते हैं, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदल गया। क्या कर दिया गया है? तो रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम बदलकर पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पारिकर के नाम पर कर दिया गया है। मनोहर पारिकर 9 मार्च 1914 से 14 मार्च 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे थे और पिछले वर्ष जो है कैंसर से उनका निधन हो गया था। अगली अपडेट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट को जारी कौन करता है? अमेरिका की थिंक टैंक है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। उसके अनुसार भारत का 2019 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में 5वां स्थान है। इसमें भारत ने $2.94 ट्रिलियन के साथ सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के साथ ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट में अमेरिका की GDP 21.44 ट्रिलियन डॉलर, चीन की 14.14 ट्रिलियन डॉलर, जापान की 5.15 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी की 4 ट्रिलियन डॉलर और उसके बाद जो है 5वें स्थान पर कौन है? भारत है। भारत जो है 2.94 ट्रिलियन डॉलर के साथ जो है 5वें स्थान पर है वर्ल्ड इकोनॉमी में। नेक्स्ट अपडेट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? 19 फरवरी को प्रतिवर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी HSC योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मिट्टी की पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। अगला अपडेट, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी किसको सौंपी गई है? भारत को। स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने यह घोषणा की है कि भारत दूसरी बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पहली बार 2016 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अपडेट, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है, 3rd प्लेस है, ये याद रखिएगा। 18 फरवरी 2020 को एथनोलॉग ने विश्व की जीवित भाषाओं पर अपने वार्षिक डेटाबेस का 22वां संस्करण प्रकाशित किया जिसमें विश्व में 615 मिलियन लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, 1132 मिलियन लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, जबकि मैंडेरिन विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, 1117 मिलियन लोग मैंडरीन भाषा का उपयोग करते थे। एक समय जो है मैंडरीन जो चाइनीज़ भाषा है ये नंबर 1 थी वर्ल्ड में। स्पेनिश और फ्रेंच भाषा क्रमशः जो है 4थे और 5वें स्थान पे, यानी स्पेनिश जो है 4th प्लेस पे है और फ्रेंच जो है 5वें नंबर पे है। इस डेटाबेस के अनुसार बांग्ला विश्व की 7वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है।
228 मिलियन लोग बांग्ला भाषा का उपयोग करते हैं। एथनोलॉग एक वार्षिक प्रकाशन है। इसमें विश्व की जीवित भाषाओं का डेटा संकलित किया जाता है। इसका प्रकाशन 1951 से SIL इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है। सिल यानी समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि भाषाओं का संकलन करता है। इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। अगला अपडेट, राद 3 मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? 19 फरवरी 2020 को पाकिस्तान ने 600 किलोमीटर रेंज वाली राद 3 मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रेंज कितनी है? 600 किलोमीटर है। प्रथम राड सेकंड मिसाइल का अनावरण पाकिस्तान के द्वारा 2017 में किया गया था। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान ने भारत की निर्भय क्रूज मिसाइल के जवाब में राद 2 मिसाइल विकसित की है। निर्भय क्रूज मिसाइल एक ऑल वेदर मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। भारत ने अब तक इस मिसाइल के 6 परीक्षण कर लिए हैं। इसका अगला परीक्षण अप्रैल 2020 में किया जाना था और इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर तक है। अगला अपडेट, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। चंपत राय को महासचिव और नृपेंद्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला अपडेट, केन्स कप शतरंज टूर्नामेंट, कोनुरू हम्पी ने केन्स कप शतरंज टूर्नामेंट जीता है। कोनुरू हम्पी ने 9वें और अंतिम राउंड में द्रोणावल्ली हारिका को पराजित किया। दिसंबर 2019 में विश्व चैंपियन का खिताब भी कोनुरू हम्पी ने जीता था। अगला अपडेट, 3 दिवसीय विशाल पक्षी यानी ग्रेट बैकयार्ड बर्ड गणना की गई। कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख में एक 3 दिवसीय विशाल पक्षी गणना के दौरान पक्षियों की 2 नई प्रजातियां मिली हैं। लद्दाख क्षेत्र में लाल गले वाली सारिका और सुरमीला जलपक्षी पहली बार पाई गई। कॉमन रोज फिंच और ग्रे हिरान प्रजातियां लद्दाख में इस बार सामान्य से जल्दी आ गई। पक्षीविदों के 3 समूहों और वन्य जीव विशेषज्ञों ने लद्दाख के पक्षियों की कुल 87 तरह की विभिन्न प्रजातियों की गिनती की है। नेक्स्ट अपडेट, नाडू नेडू योजना कहाँ की योजना है? आंध्र प्रदेश सरकार की। नाडू नेडू योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। इस योजना के तहत 3 वर्षों में सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए सरकार 15,337 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत अस्पतालों को देश के सबसे बेहतरीन अस्पतालों की तरह बनाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा जो है भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? दिल्ली में। CII ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डे के रूप में प्रमाणित कर दिया है। भारत ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा है। इसमें प्लास्टिक के कप, बैग, छोटी बोतलें, प्लेट, पाउच, स्ट्रॉ आदि के उपयोग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला अपडेट, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। इसका उद्देश्य है निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्या का समाधान करना। इस वर्ष सामाजिक न्याय की दिवस की थीम क्या थी? सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए असमानता को कम करना, क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर 2007 को 20 फरवरी को प्रतिवर्ष सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए जाने की मंजूरी दी थी। पहली बार 2009 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया था। अगला अपडेट, अशरफ गनी ने राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण किया। अशरफ गनी अफगानिस्तान का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं और वो दूसरी बार जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनेंगे और उन्होंने नेशनल कोलिशन ऑफ अफगानिस्तान के प्रत्याशी अब्दुल्ला को जो है हराकर ये चुनाव जीता है। अगला अपडेट, लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर खिताब किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को लॉरियस 20 स्पोर्ट्स मोमेंट 2020 का पुरस्कार दिया गया। भारत की 2011 विश्व कप में जीत के संदर्भ में तेंदुलकर से जुड़े लम्हों को कैरीड ऑन द
शोल्डर्स ऑफ ए नेशन सीरीज शीर्षक दिया गया है। 9 साल पहले तेंदुलकर अपने छठे विश्व कप को खेलते हुए विश्व खिताब जीतने वाली टीम के सदस्य बने थे। फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी अर्जेंटीना और F1 ड्राइवर फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जो कि यूके के हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। अमेरिकी जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। अगला अपडेट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश वैसे भी जो है शिशुओं के कुपोषण के मामले में देश के प्रथम उसमें गिना जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 2017 के बाद से देश भर में पिछले 3 वर्षों में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बीमार शिशु देखभाल इकाइयों में कुल नवजातों के प्रवेश के मुकाबले मध्य प्रदेश में 11.5% नवजातों की मृत्यु जो है दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में नवजात मृत्यु दर कितनी है? 28 दिनों में ये प्रतिशत जो है 12.2% है, जो कि बिहार के पिछले वर्ष के आंकड़ों से अधिक है। अगली अपडेट देखते हैं, लैरी टेस्लर का निधन। लैरी टेस्लर कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में। ये एक बहुत प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इनका जन्म न्यूयॉर्क के बॉन्क्स में 1945 में हुआ था। टेस्लर ने 1973 में जेरॉक्स के पालो आल्टो रिसर्च सेंटर को ज्वाइन किया था, जहां इन्होंने कंप्यूटर में कट, कॉपी और पेस्ट कमांड की खोज की थी, जो कि आज भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है कंप्यूटर के में। नेक्स्ट अपडेट, किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा कहाँ पर की गई है? हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत सभी मंडियों और चीनी मिलों पर इन कैंटीनों में किसान और मजदूरों को 10 रुपये में सस्ता और अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा इस वर्ष ऐसी कुल 25 कैंटीन खोलने की योजना है। अगला अपडेट देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति। कौन जो है भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना है? संजीव कोठारी। राष्ट्रपति के जो सचिव हैं संजीव कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC चुना गया है। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भारत के विभिन्न विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की एक सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना यानी CVC की स्थापना 1964 में की गई थी। इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति की रिपोर्ट, जो कि 1962-64 की समिति थी, इसके द्वारा दिए गए सुझावों पर जो है, जिसमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए सुझाव दिए गए थे संथानम समिति की रिपोर्ट पर, उसके आधार पर CVC की स्थापना हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक दर्जा यानी स्टेचुटरी स्टेटस प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है और केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का बनाए गए हैं। वे वर्तमान में सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI एक्ट 2005 के तहत की गई थी। अगला अपडेट, हिम्मत प्लस ऐप कहाँ पर लॉन्च हुआ है? दिल्ली पुलिस ने ऊबर के साथ मिलकर कैब में यात्रा करने वालों की सुरक्षा के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिम्मत प्लस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में पुलिस मुख्यालय को संदेश भेजा जा सकेगा, जिससे चालक या सवार की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा और तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए PCR वैन को भेज दिया जाएगा। अगला अपडेट, टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रन फॉर इंडिया टी का आयोजन कहाँ पर किया गया? त्रिपुरा में किया गया। इसका प्लेस महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा में इंडिया टी के साथ त्रिपुरा टी को बढ़ावा देने के लिए और लोकप्रिय बनाने के लिए त्रिपुरा चाय विकास निगम ने इस रन का आयोजन किया था। नेक्स्ट अपडेट, पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन यानी आप्रवासन सिस्टम को लॉन्च करने की घोषणा। यूनाइटेड किंगडम यानी UK ने पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की गई है। पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन में विशिष्ट कौशल, व्यवसाय, वेतन या योग्यता विशेषज्ञताओं के लिए अंक प्रदान करेगी और पर्याप्त अंक हासिल करने वालों को वीज़ा दिया जाएगा। इस नई प्रणाली का उद्देश्य उच्च कौशल युक्त लोगों का देश में आकर्षित करना और ये नई प्रणाली
1 जनवरी 2021 से संभवतः लागू होगी। अगला अपडेट, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए $10 बिलियन का फंड किसने स्थापित किया है? जेफ बेजोस द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए $10 बिलियन का एक फंड लॉन्च किया जाएगा। बेजोस अर्थ फंड दुनिया को संरक्षित करने में सहायता प्रदान करने के लिए कोई भी प्रयास जो एक वास्तविक संभावना प्रदान करता है को धन प्रदान करेगा। नेक्स्ट अपडेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें विधि आयोग का गठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। 22वें विधि आयोग में एक पूर्णकालिक सदस्य या चेयरपर्सन होगा। इसके अलावा 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, यानी 1 चेयरपर्सन और 4 सदस्य होंगे जो कि पूर्णकालिक होंगे। और इस आयोग में कानूनी मामले विभाग तथा विधायी विभाग के सचिव भी शामिल होंगे। यह एक गैर सांविधिक निकाय है जिसका गठन भारत सरकार द्वारा समय समय पर किया जाता है। देश में पहली बार विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था। बाल श्रम और तस्करी को रोकने के लिए नेहरू बाल संस्कार कोष की स्थापना किसने की है? राजस्थान ने। राजस्थान द्वारा बाल श्रम और तस्करी को रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संस्कार कोष की स्थापना की गई है। नेहरू बाल संस्कार कोष 100 करोड़ रुपए से स्थापित होगा। अगला अपडेट, ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया है? पीवी सिंधु को दिया गया है। पीवी सिंधु ने लगातार तीसरी बार ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने पुरुष वर्ग में यह सम्मान प्राप्त किया और स्प्रिंटर दुती चंद मैदान पर और बाहर दोनों ही स्थान पर प्रेरणादायक होने के कारण साहस पुरस्कार की पहली विजेता बनी है। कोनोरू हम्पी ने कम बैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और ये सभी पुरस्कार ESPN के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट, 2 दिवसीय पहला पर्यटन उत्सव भारत बांग्लादेश पर्यटन उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में 2 दिवसीय पहला पर्यटन उत्सव जिसका नाम था भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव का आयोजन हुआ। राज्य पर्यटन विभाग ने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान त्रिपुरा में योगदान की याद के लिए इस उत्सव का आयोजन किया। नेक्स्ट अपडेट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें जो है भारत ने महिला वर्ग में 3 स्वर्ण पदक जीते। अब तीनों का आपको नाम याद रखना होगा। 68 किलोग्राम वर्ग में दिव्या काकरान ने स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर भारत को इस चैंपियनशिप में यानी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के इतिहास में दूसरी बार स्वर्ण पदक दिलाया है। और उन्होंने नई दिल्ली में जूनियर विश्व चैंपियन नरूहा मात्सुकी को हराया। इस प्रतियोगिता में पिंकी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में देश को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने फाइनल में मंगोलिया की दुलगुन बेलोरोमा को 2-1 से शिकस्त दी और इस जीत के साथ ही वे चैंपियनशिप के इतिहास में गोल्ड जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई। सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और इससे पहले नवजोत कौर ने 65 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के बिश्केक में 2018 में एशियाई चैंपियनशिप में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था। अगला अपडेट, महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? 19 फरवरी को जो है ये जयंती मनाई गई। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1960 को शिवनेरी दुर्ग में जीजाबाई और शाहजी भोसले के घर में हुआ था। शिवाजी एक महान नेता और मराठा राष्ट्र के निर्माता थे। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था, तब उनको जो है छत्रपति की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। थीम महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। थीम क्या थी? लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम है। इसकी घोषणा सर्वप्रथम यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को की थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित कर दिया था, यानी 2000 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित किया गया था। मातृभाषा वर्ष दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। बांग्लादेश में 21 फरवरी को बांग्ला भाषा को स्वीकृति देने के लिए संघर्ष की वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया जाता था। नेपाल सरकार का राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? 19 फरवरी को मनाया गया और नेपाल ने अपना
70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया। नेपाल 104 साल के तानाशाह राणा शासन के खत्म होने के बाद मिली आज़ादी के उपलक्ष्य में हर साल फागुन के 7वें दिन राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाता है। यानी 19 फरवरी ये डेट फिक्स नहीं है। फागुन का जो 7वां दिन होगा वही जो है 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस वहाँ का होगा। इस अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शहीदों की श्रद्धांजलि दी। नेपाल की सेना की एक टुकड़ी द्वारा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नेक्स्ट अपडेट, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के अध्यक्ष की नियुक्ति। तो इसको क्या कहते हैं? पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम को PFRDA। इसके अध्यक्ष सुप्रीतम बंदोपाध्याय को नियुक्त किया गया। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत में पेंशन फंड्स के लिए बनाई गई नियामक संस्था है। इसका गठन 2013 में PFRDA एक्ट 2013 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019। तो वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में भारत ने 35वां स्थान प्राप्त किया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है जो आपको याद रखना है। यह रैंकिंग किसी देश को अपने छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। इस सूचकांक में भारत 53 अंक प्राप्त किए हैं और 53 अंकों के साथ जो है 35वां स्थान मिला है। 2018 में भारत ने 41.2 के समग्र स्कोर के साथ जो है 40वां स्थान प्राप्त किया था। तो दोस्तों, इस तरह से आज के सेगमेंट में हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले सेगमेंट में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप RO परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन RO लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से RO परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।